नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, सूची फर्स्ट में अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन है और सूची सेकंड में सिद्धांत के जनक के बारे में दिया गया है। तो मिलाना है कि किस सिद्धांत के जनक या प्रतिपादक कौन है। तो पहला सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। तो ए का मिलान होगा 3 से। ए 3 किस में है, ए में नहीं है, बी में है और डी में है। तो ए और सी तो पहले कट गया, ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन कारक अनुपात व्यापार सिद्धांत। कारक अनुपात व्यापार सिद्धांत हेक्चरोलिन द्वारा दिया गया था। हेक्चरोलिन बी मिलान होगा 1 से मिलेगा। कारक अनुपात सिद्धांत बी 1 से मिलेगा, 1 से। तो ए बी में भी है, एक जो है बी में भी है और डी में भी है, बी के साथ मिला हुआ। अर्पण वक्र, तो अर्पण वक्र मार्शल द्वारा दिया गया था। सी मिलान होगा सेकंड से। तो सी सेकंड से, इसमें सी 4 से मिला है और बी में सेकंड से सी मिला है। तो इस प्रकार से एक का आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा अवसर लागत, तो अवसर लागत सिद्धांत की अवधारणा है बर्लर द्वारा दी गई थी। तो एक का सही हो जाएगा आंसर बी। अगला 2 नंबर, आरेख में दिए गए आय खपत वक्र के संबंध में निम्न में से कौन सही है। ए बिंदु के पश्चात, ए बिंदु के पश्चात क्या होगा, ए बिंदु के पश्चात वाई वस्तु घटिया वस्तु तथा एक्स वस्तु सामान्य हो जाएगी। वाई वस्तु घटिया किस में है, एक्स वस्तु घटिया था, वाई वस्तु सामान्य नहीं, ये नहीं होगा। बी वस्तु एक्स और वाई सामान्य। सी ये वस्तु एक्स और वस्तु वाई घटिया। डी वाई वस्तु घटिया और एक्स वस्तु सामान्य। तो डी ही सही हो जाएगा, 2 का डी सही होगा। 3, तरलता उपागम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो तरलता उपागम को अन्य नाम रेडक्लिफ नाम उपागम के नाम से जाना जाता है। 3 का बी सही होगा। 4 नंबर, निम्न कारकों में से कौन सा बाजार विफलता का कारण नहीं है। तो बाजार विफलता में वाह्यताएँ, असंगत सूचनाएं, मांग की कमी, सार्वजनिक वस्तुएं। तो मांग की कमी जो है बाजार विफलता का कारण नहीं है। अगला 5 नंबर, एक कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है यदि। कब एक कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है, प्रभाव और आपतन एक ही व्यक्ति पर हो, एक ही व्यक्ति पर सिर्फ आपतन हो, प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर अंकित हो जाता है, व्यक्ति कर देने से बच जाता है। तो प्रभाव और आपतन जब एक ही व्यक्ति पर होता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। मतलब जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वही व्यक्ति वास्तविक रूप से कर का भुगतान करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। या इसके अलावा कह सकते हैं जिस कर का कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। या कह सकते हैं जो कर विवर्तन योग्य नहीं होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आयकर, निगम कर और संपत्ति कर, ये क्या है, प्रत्यक्ष कर है। तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर, मार्शल लर्नर के अनुसार विदेशी मुद्रा बाजार के स्थिर होने के लिए आयात मांग और निर्यात मांग की लोच का योग क्या होना चाहिए। तो मार्शल लर्नर के अनुसार आयात और निर्यात मांग की लोच 1 से अधिक होनी चाहिए। मार्शल लर्नर द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार के स्थिर होने के लिए आयात मांग और निर्यात मांग की लोच का योग होना चाहिए, तो 0 के बराबर होना चाहिए स्थिर होने के लिए। 6 का सही होगा 0 के बराबर, या कह सकते हैं MD बराबर MS होना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
7 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रॉबिन्सन, डाल्टन, केनन, पिगू। तो जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है एडवर्ड बेस्ट ने किया था। एडवर्ड बेस्ट ने 1815 में जनसंख्या अनुकूलतम सिद्धांत का प्रयोग किया, लेकिन जनसंख्या अनुकूलतम सिद्धांत में सबसे पहले अनुकूलतम शब्द का प्रयोग एडविन केनन ने किया था। तो इसका आंसर 7 का सी सही हो जाएगा। यह सिद्धांत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय या अधिकतम कल्याण के सापेक्ष इष्टतम जनसंख्या के स्तर से संबंधित है। इसके अलावा कह सकते हैं अनुकूलतम जनसंख्या वह होगी जिस पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम होगी। सिंपल है कि जिस पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम होगी उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? तो आई डू व्हाट आई डू के लेखक रघुराम राजन है। 8 ए सही हो जाएगा। 9, भारत में बार बार किसानों की ऋण माफी के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? ए जोखिम विमुक्ता, बी प्रतिकूल चयन, सी ऋण आधिक्य, डी नैतिक संकट। तो बार बार किसानों की ऋण माफी से नैतिक संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में प्रारंभ किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसके अलावा 2005 में और क्या प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो 2005 में प्रारंभ किए गए थे। पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो पंचवर्षीय योजना 10वीं थी, जिसका समय 2002 से 2007 तक था। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में प्रारंभ किए गए थे और 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे। तो इसका आंसर 10 का बी सही हो जाएगा। 11 नंबर, ISLM मॉडल में संतुलन की प्रकृति क्या होगी? स्टॉक संतुलन, प्रवाह संतुलन, ए तथा बी दोनों सही, दो अलग संतुलन। तो ISLM मॉडल में संतुलन की प्रकृति स्टॉक था प्रवाह दोनों की होगी। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है? कुल सामाजिक त्याग बराबर कुल सामाजिक लाभ से, या कुल सामाजिक त्याग बराबर सीमांत सामाजिक लाभ। तो यही सही हो जाएगा, सीमांत सामाजिक त्याग बराबर सीमांत सामाजिक लाभ से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, या यही अधिकतम सामाजिक लाभ का सूत्र है, सीमांत सामाजिक त्याग बराबर सीमांत सामाजिक लाभ। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, सोलो के समृद्धि मॉडल में प्रति व्यक्ति निर्गत किसका फलन होगी? तो सोलो के मॉडल में प्रति व्यक्ति निर्गत पूंजी श्रम अनुपात का फलन होगी। 13 ए सही हो जाएगा। सोलो के मॉडल की कुछ मान्यताएं जान लेते हैं। क्या क्या मान्यताएं हैं? पहली मान्यता है सोलो के मॉडल की, सोलो मॉडल जो है बंद अर्थव्यवस्था और में कार्य करता है तथा राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरी मान्यता है पूंजी श्रम उत्पादन के 2 साधन हैं। तीसरी मान्यता है पूंजी एवं श्रम सहजातीय प्रकृति के हैं और आंशिक रूप से स्थानापन्न हैं। इसके अलावा पूंजी श्रम अनुपात K/L को क्या माने हैं? सोलो स्थिर माने हैं, K/L को परिवर्तनशील माने हैं सोलो। बाकी इसके पहले जितने भी सिद्धांत थे उन्होंने K/L को स्थिर माना था। और इसके अलावा सोलो की मान्यता क्या है? MPS बराबर APS समान तथा स्थिर रहते हैं, हमेशा APS और MPS बराबर रहते हैं सोलो के मॉडल में। अगली मान्यता क्या है? तकनीक प्रगति तटस्थ है। 6 नंबर की मान्यता क्या है? तकनीक प्रगति तटस्थ है। जनसंख्या को बहिर्जात कारक मानते हैं तथा जनसंख्या में वृद्धि दर स्थिर दर से हो रही है। पूंजी श्रम को भुगतान उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दी जाती है। और इसके अलावा श्रम एवं पूंजी सहजातीय हैं। ये सोलो के मॉडल की कुछ मान्यताएं थी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किए जाने की सिफारिश की? तो शिवरमन समिति ने की थी यह सिफारिश। नाबार्ड की स्थापना की, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की अनुशंसा के अनुसार की गई थी। अगला 15 नंबर, निम्न में से कौन सी योजना भारत में महिला उत्थान के लिए नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं के लिए है, सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए है, जेंडर बजट महिलाओं के लिए है, उजाला योजना नहीं है, उजाला योजना।
15 का डी सही हो जाएगा। 16 बैंडवैगन प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो बैंडवैगन प्रभाव सापेक्ष आय परिकल्पना से संबंधित है। सापेक्ष आय परिकल्पना किसने दिया था? डिवीजन ने दिया था। इसके अलावा और कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं ऑप्शन में? जीवन चक्र परिकल्पना मोदिग्लियानी ने दिया था। और स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन ने दिया था। निरपेक्ष आय परिकल्पना 1936 में प्रोफेसर कीन्स द्वारा दी गई थी। और सापेक्ष आय बताए ही डिवीजन द्वारा दी गई थी। इसमें एपीएस दीर्घकाल में स्थिर, अल्पकाल में परिवर्तनशील रहता है। एपीएस दीर्घकाल में स्थिर होने के कारण डिवीजन ने 2 कारण बताए। कौन कौन से? प्रतिस्थापन प्रभाव और रैचेट प्रभाव। यही पूछा गया है इसमें कि बैंडवैगन प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो यही है कि रैचेट प्रभाव को बैंडवैगन प्रभाव भी कहा जाता है। तो 16 का आंसर सापेक्ष आय परिकल्पना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होती है, किसके बराबर होती है? वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत कई बार क्वेश्चन में मिल चुका है, प्रोफेसर कीन्स द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मजदूरी फंड कोष के प्रतिपादक कौन है? 19 मजदूरी वेज फंड थ्योरी के प्रतिपादक एडम स्मिथ, क्लासिकल अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा, एडम स्मिथ सी में है, सी सही होगा। 19 का सी सही होगा। क्लासिकल अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा वेज फंड थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला 20 नंबर, अति अल्पकालीन बाजार वह होता है जिसमें बाजार पूर्ति वक्र कैसा होता है? पूर्णतः बेलोचदार होता है। पूर्णतः बेलोचदार ए ऑप्शन में है। अगला 21 नंबर, निम्न चित्र में बिंदु पर मांग की लोच बराबर होगी, किस बिंदु पर? यहाँ पे 1 होगी, यहाँ 0 होगी। 21 ए बराबर ए सही हो जाएगा 0। 22 नंबर, निम्न में कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? तो कीन्स प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। इसके अलावा जेबी से, एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, जेएस मिल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की श्रेणी में आते हैं। साम्य की अवधारणा दी थी, तो साम्य की अवधारणा किसने दी थी? साम्य की अवधारणा पेगु द्वारा दी गई थी। 24 ए सही हो जाएगा। 25 श्रम की मांग कहलाती है। श्रम की मांग क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष मांग, साधारण मांग, व्युत्पन्न मांग, पूरक मांग। तो श्रम की मांग जो है व्युत्पन्न मांग कहलाती है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।